अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैंने आपके लिए MCQs जो इकट्ठे किए थे, तो अब तक हम सीरीज़ 6 तक कर चुके हैं, यानी कि 30 MCQs हम कर चुके हैं। तो आज मैंने सीरीज़ 7 में आपके लिए फिर 5 MCQs लिए हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं आज। अच्छा, मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। आप लोग आए हैं, मुझे इस दफ़ा कमेंट आए, आई एम रियली थैंकफुल। और ज़रूर अपने सजेशंस भी दें मुझे, और मैंने ईमेल भी एड्रेस लिखा हुआ है, अगर आपको कोई चीज़ मुझसे डिस्कस करनी है तो आप उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कर लेते हैं हम। पहला MCQ है, दिस इज़ MCQ नंबर 31। रेफरेंस मैंने लिया है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन 10 मई 2022, यानी बिल्कुल ही रिसेंट है। 70-year-old woman presents to the emergency department reporting 2 hours of palpitations. She denies chest pain or pressure but reports mild shortness of breath. 3 years ago, she experienced a myocardial infarction for which she received a single drug-eluting stent. Her current medications are metoprolol, lisinopril, aspirin, and atorvastatin. Her heart rate is 156 beats per minute. Her blood pressure is 110 by 65 millimeter of mercury. Her respiratory rate is 18 per minute, and her oxygen saturation is 94% while she is breathing ambient air. She is awake and responsive. Her extremities are warm without edema or cyanosis. Her most recent echocardiogram showed a left ventricular ejection fraction of 40%. ठीक है, तो इन्होंने ये बताया 70-year-old woman है, 2 आवर से पैल्पिटेशन हो रही है, कोई चेस्ट पेन और प्रेशर नहीं उसको हो रहा, माइल्ड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, और 3 साल पहले उसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ था, जिसके लिए उसने स्टेंट यानी कि उसको डाला हुआ है, एंजियोप्लास्टी हुई हुई है। और वो क्या आजकल दवाई ले रही है, मेटोप्रोलॉल ले रही है, लिसिनोप्रिल, एस्पिरिन, एटोवास्टैटिन। हार्ट रेट उसका बहुत बड़ा हुआ है, 156 पर मिनट हुआ हुआ है। BP उसका सही है, ऑक्सीजन सेचुरेशन भी ठीक है विदाउट ऑक्सीजन इनहेलेशन, अवेक है, रिस्पॉन्सिव है, एक्सट्रीमिटीज बिल्कुल ठीक है, एडीमा साइनोसिस कुछ नहीं है, और एकोकार्डियोग्राम जो उसके पास है उसमें 40% इजेक्शन फ्रैक्शन आया हुआ, ठीक है। अब सवाल उन्होंने पूछा है, अच्छा सवाल से पहले आप ECG देख लें। 12 लीड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये बना है, ये मिला है, ठीक है, मतलब आपने दिया तो ऐसा ECG आ रहा है। आप देख लें आप इसमें क्या चीज़ है। Which of the following next step is most appropriate for this patient? अब ECG उसका यह है, 156 पर मिनट टैकीकार्डिया उसका हुआ है, और A ऑप्शन दिया उन्होंने अर्जेंट कार्डियक कैथेटराइजेशन विद कॉर्नरी एंजियोग्राफी। B है अर्जेंट अनसिंक्रोनाइज्ड इलेक्ट्रोकार्डियोवर्जन। C है इंट्रावीनस एम्योडेरोन इनिशियल बोलस फॉलोड बाय कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन। D है इंट्रावीनस डेजॉक्सिन। E है इंट्रावीनस डिल्टियाज़ैम इन्फ्यूजन। अब इसमें देखें आप, ECG देखने की ज़रूरत है। इसमें देखें वाइड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया वेंट्रिकुलर है ना, वाइड कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें और पेशेंट जो है हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, ब्लड प्रेशर उसका सही है, कोई साइनोसिस नहीं हुआ, कोई इंस्टेबिलिटी नहीं है हीमोडायनेमिक्स में। तो इसमें जो है ना, आप सीधा सीधा उसको करेक्ट ऑप्शन है C, इंट्रावीनस एम्योडेरोन इनिशियल बोलस फॉलोड बाय कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन, ये करेंगे आपको। द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल थेरेपी फॉर अ पेशेंट विद हीमोडायनेमिकली स्टेबल monomorphic wide complex tachycardia is an anti-arrhythmic drug such as amiodarone, procainamide और lidocaine। इसमें से आप कोई सी भी दे सकते हैं, ठीक है। अब डिटेल फीडबैक इन्होंने बताया कि the patient is at increased risk of ventricular arrhythmia because of her age and history of coronary artery disease and myocardial infarction. Given this risk profile, the finding of monomorphic wide complex tachycardia on ECG is more consistent with ventricular tachycardia। ज़ाहिर है वाइड कॉम्प्लेक्स है तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, उसको नहीं सही करेंगे तो भाई और उसको फिब्रिलेशन ही ना हो जाए। देन विद सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया विद एबिरेंसी, ECG is more consistent with ventricular tachycardia than with supraventricular tachycardia with aberrancy. In a patient with hemodynamically stable monomorphic VT, it is reasonable to start a trial of an antiarrhythmic drug such as amiodarone, procainamide or lidocaine. Close monitoring availability of external defibrillator is essential given the risk of hemodynamic deterioration। अगर हो जाए उसको
वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन ही होने लगे तो फिर आपके पास सारी डिफिब्रिलेटर वगैरह होना चाहिए. इफ एन एंटी एरिथमिक ड्रग does not successfully convert the rhythm, then synchronized electrocardioversion followed by appropriate sedation would be required. अब इसमें उन्होंने पहला ऑप्शन पूछा है ना आपसे, जब हीमोडायनामिकली स्टेबल सब कुछ बताया हुआ उन्होंने, तो बनेगा एंटी एरिथमिक ड्रग एम्यूट्रोन. लेकिन अगर यही पेशेंट इसमें होता कि वो अनकॉन्शियस हो रही है, शॉक में जा रही है, तब तो फिर आपका पहला क्या होता, फिर आपने करना था एक्सटर्नल डिफिब्रिलेशन. ठीक है ना. तो अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके पास होना चाहिए. हो सकता है आपने एम्यूट्रोन दिया और पेशेंट नहीं ठीक हुई और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में चली गई, तो आपने फिर जल्दी जल्दी उसको डिफिब्रिलेट करना. Myocardial ischemia is a cause of polymorphic ventricular tachycardia or ventricular fibrillation, whereas sustained monomorphic VT is due to structural heart disease. For example, most commonly a region of myocardial scar from an old OMI कह रही हूँ, old MI. ठीक है, यानी कि old MI उसको हिस्ट्री है कि उसको है, तो वो जाहिर बात है उस रीजन से हो रहा हो गया वो जहाँ स्कार बना हुआ है. Monomorphic VT occurs in the absence of ischemia. So urgent cardiac catheterization with coronary angiography is not indicated. ठीक है, तो इसमें coronary angiography की बिल्कुल इंडिकेशन नहीं. मतलब ये कि पॉलीमॉर्फिक पीटी है ये, और मोनोमॉर्फिक अगर होता तो फिर आपको अर्जेंट कार्डियक कैथेटराइजेशन की जरूरत होती है. Myocardial ischemia, ये मैंने बताया, is cause of polymorphic VT or ventricular fibrillation, whereas sustained monomorphic VT is due to structural heart disease, most commonly a region of myocardial scar from an old MI. Monomorphic VT occurs in the absence of ischemia, so urgent cardiac catheterization with coronary angiography is not indicated. ठीक है, इसको मोनोमॉर्फिक हो रहा है, अगर पॉलीमॉर्फिक हो रहा होता तो फिर करते हैं. Unsynchronized electrocardioversion is indicated hemodynamically unstable वेंट्रिकुलर एरिथमिया. अगर बिल्कुल यही चीज़ उसको आ रही हो ईसीजी में, लेकिन पेशेंट जो है हीमोडायनामिकली अनस्टेबल हो, तो आप फिर उसमें इलेक्ट्रोकार्डियोवर्जन करेंगे अनसिंक्रोनाइज्ड. इंट्रावीनस डायजॉक्सिन और डिल्टियाज़ैम मे बी सक्सेसफुल इन पेशेंट विद सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया. तो सुप्रावेंट्रिकुलर तो हो नहीं रहा, इसको तो वाइड कॉम्प्लेक्स हो रहा है, बट वुड नॉट बी एक्सपेक्टेड टू ट्रीट वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया सक्सेसफुली. ठीक है, ये हो गया हमारा. अब MCQ नेक्स्ट है 32 रेफरेंस मैंने वही न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, बट लास्ट ईयर May 25, 2021 से लिया. What is the most appropriate initial management option for a patient with alcohol use disorder who presents with delirium and seizures 36 hours after his last alcohol consumption, whose initial basic biochemical evaluation and brain CT scan are unremarkable, and whose behavior remains uncontrolled despite a cumulative 40 mg dose of intravenous lorazepam. ठीक है, मतलब एक पेशेंट है जिसको मतलब ये कि अल्कोहल अब्यूज की हिस्ट्री है उसकी, और उसको डिलीरियम हो रहे हैं और सीजर्स हो रहे हैं, 36 आवर हो चुके हैं उसको अल्कोहल लिए हुए, और बेसिक उसकी एवेल्युएशन जब कराई है हमने तो ब्रेन सीटी में कुछ नहीं है, और बिहेवियर लेकिन उसका बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं हो रहा, और कितना आप 40 मिलीग्राम डोज ऑफ इंट्रावीनस लोराज़ेपैम देने के बावजूद. तो अब इसमें उन्होंने पूछा है कि अब क्या आपको नेक्स्ट स्टेप करना चाहिए उसके ट्रीटमेंट में. A है स्टार्ट अ कंटिन्यूस इन्फ्यूजन ऑफ फेनिटोइन. B है ऑब्टेन रिपीट सीटी ऑफ द ब्रेन. पहले वाला उसका सीटी जो हमने कराया वो नॉर्मल है. C है स्टार्ट अ कंटिन्यूस इन्फ्यूजन ऑफ मिडाजोलैम. D है ट्रांसफर टू द इंटेंसिव केयर यूनिट एंड इनिशिएट सिडेशन. और E है ऑब्टेन इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी. तो आप क्या करेंगे, यानी इतनी आपने उसको ट्रीट कर दिया है, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन लोराज़ेपैम का दिया, लेकिन वो नहीं ठीक हुआ है, तो फिर अब इसमें से आप क्या करेंगे ऑप्शन. अब करेक्ट ऑप्शन इसका है ट्रांसफर टू द इंटेंसिव केयर यूनिट एंड स्टार्ट सिडेशन. सिडेट करें आप उसको बिल्कुल. की लर्निंग पॉइंट ये है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट सीवियर अल्कोहल विथड्रॉल दैट इज रिफ्रैक्टरी टू लार्ज डोजेज ऑफ बेंजोडाइज़ेपीन 40 मिलीग्राम ऑफ लोराज़ेपैम एंड एसोसिएटेड विद सीजर is admission to the ICU for sedation and possible intubation for airway protection. ठीक है, तो
एयरवे प्रोटेक्शन के लिए आपको शायद वो भी करना पड़े इंट्यूबेशन, और उसको कंटिन्यूस फिर सेडेटिव चाहिए इन्फ्यूजन से। डिटेल फीडबैक इन्होंने दिया, डिलीरियम फ्रॉम एल्कोहल विड्रॉल इज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपर अराउजल, कंफ्यूजन, हेलुसिनेशंस, hypertension, tachycardia, fever, diaphoresis, and agitated behavior in a patient who has undergone an abrupt reduction in or cessation of the alcohol consumption. ठीक है? Treatment of severe withdrawal should prompt to direct admission to an intensive care unit that can provide continuous oxygen telemetry, monitor sedation, and provide airway protection. If total requirements of benzodiazepine are very high, the patient may require a drip or be considered refractory to benzodiazepines. Adjunctive therapy may include propofol, carbamazepine, and gabapentin to reduce benzodiazepine requirements. Consultation with critical care and poison control team can aid in the management. जो हमारे यहाँ तो जाहिर है कि पॉइजन कंट्रोल तो कुछ नहीं है, खुद ही आपको करना पड़ेगा आईसीयू में, जो भी करें आप। Electroencephalography and repeat CT are not indicated in this patient. और उसको करके हमको क्या कर लेना है, उसकी मैनेजमेंट में तो कोई उसको फर्क नहीं पड़ना। एक दफ़ा आप करा चुके हो सीवा, उसमें कुछ भी नहीं आया था। असल चीज़ तो है उसको इतना जो हाइपर अराउजल हुआ है उसकी वजह से वो हो रही है एजिटेशन, उसको आपने कंट्रोल करना है। In this patient, given that initial workup does not suggest a primary or secondary seizure disorder, stroke, traumatic brain injury, meningitis or encephalitis or anoxia or metabolic derangements, hypoglycemia, hyponatremia, hypocalcemia, ये सब कुछ तो नहीं हुआ है ना। Phenytoin infusion is not recommended for alcohol withdrawal seizures. ठीक है, तो alcohol withdrawal seizures के लिए हम कभी phenytoin नहीं देते, लेकिन अगर दूसरे seizures हो रहे हैं, जाहिर बात है कि जो आपने अगर डायज़ेपैम आईवी दिया उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर आप फेनेटोइन इन्फ्यूजन ही देते हैं, लेकिन इसमें नहीं देते। अल्कोहल विड्रॉल के जो सीजर्स हैं उनमें फेनेटोइन नहीं दिया जाता। मिडाजोलैम इन्फ्यूजन में बी यूज टू इंड्यूस एनेस्थीसिया बट डज नॉट प्रिवेंट प्रोग्रेशन ऑफ रिफ्रैक्टरी डिलीरियम। तो जो डिलीरियम ट्रेमर्स हो रहे हैं उनके लिए ये सही नहीं है मिडाजोलैम। प्रोपोफॉल वगैरह ही देना पड़ेगा ना, जो पीछे जो लिखे हुए हैं वो आप देख लें। प्रोपोफॉल देंगे तो जाहिर बात है कि उसको इंट्यूबेट करना पड़ेगा, कार्बामेज़ेपिन एंड गाबापेंटिन ये दे सकते हैं। सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 33। रेफरेंस मैंने लिया है May 11, 2021 लास्ट ईयर का न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट शुड बी डन इनिशियली इन अ पेशेंट with cirrhosis who presents with abdominal pain, ascites, elevated liver aminotransferases, intravascular volume depletion, renal impairment, BUN 40 mg per deciliter, जबकि नॉर्मल उसका 10 to 20 है। सीरम creatinine 3.8, नॉर्मल is 0.8 to 1.3, and fatigue without evidence of gastrointestinal bleeding। मतलब पेशेंट है सिरोसिस के साथ, एब्डोमिनल पेन, एसाइटिस, एलिवेटेड अमाइनोट्रांसफेरेसेस से प्रेजेंट हुआ है और डिहाइड्रेटेड है, इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम डिप्लीशन है, रीनल इम्पेयरमेंट भी हुई है, BUN भी बढ़ा हुआ है, क्रिएटिनिन 3.8 हुआ हुआ है, फटीग है और कोई एविडेंस नहीं है उसका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीड का। ठीक है, तो आप क्या कराएंगे उसका? सबसे इनिशियल वो इन्वेस्टिगेशन आप कौन सी कराएंगे? ए उन्होंने कहा है रीनल अल्ट्रासाउंड, बी नॉन कंट्रास्ट एब्डोमिनल सीटी स्कैन, सी मेजरमेंट ऑफ सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, डी अपर एंडोस्कोपी, ई डायग्नोस्टिक पैरासिंथेसिस। क्या करेंगे इसमें? ये मेरा ख्याल है पहले नहीं कर लिया था, कभी दोबारा लिख दिया मैंने, मुझे लग रहा है। भाई अब देखें कि पेशेंट जो है ना एब्डोमिनल पेन के साथ आया है, ब्लीडिंग का इसको कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग का कोई इतना सिम्टम है ना, एंसेफेलोपैथी है, रीनल अल्ट्रासाउंड मतलब ये इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में आपको क्या मिल जाएगा इसमें? ठीक है, नॉन कंट्रास्ट एब्डोमिनल सीटी नहीं, मेजरमेंट ऑफ सीरम अल्फा प्रोटीन फीटोप्रोटीन वो तो आप बाद में करा सकते हैं, इतनी इमीडिएट उसकी तो कोई आपको ज़रूरत नहीं है। अपर एंडोस्कोपी आप नहीं करेंगे ना पेशेंट की, इसलिए कि इसको कोई गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग का तो कोई साइन नहीं। इवेंचुअली हम सारे पेशेंट का करते हैं लेकिन अभी नहीं करना, फर्स्ट नहीं, डायग्नोस्टिक पैरासिंथेसिस करेंगे ना, इसलिए कि इसको SBP हुआ है ना, लग रहा है ना,
सब बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस हुआ हुआ है इसको। तो डायग्नोस्टिक पैरासिंथेसिस करेक्ट ऑप्शन है इसका ई। की लर्निंग पॉइंट उन्होंने कहा है द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर अ पेशेंट विद सिरोसिस हु प्रेजेंट्स विद एब्डोमिनल पेन, एसाइटिस, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम डिप्लीशन, रीनल इम्पेयरमेंट, फटीग इज डायग्नोस्टिक पैरासिंथेसिस। ठीक है। डिटेल फीडबैक उन्होंने दिया पेशेंट विद सिरोसिस हु एग्जिबिट एक्यूट किडनी इंजरी should be evaluated for possible triggers including a new medication। अब हिस्ट्री में पूछे ना आप, उसने एकदम से उसका जो है वो क्रिएटिनिन बढ़ गया, हो सकता है उसने कुछ नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग ले ली हो। न्यू मेडिकेशन पूछें, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन वो देखें। When the clinical presentation includes ascites, evaluation of infection must include a diagnostic paracentesis as approximately 12% of patients hospitalized with cirrhotic ascites have underlying spontaneous, मैं सब acute कह रही थी, spontaneous bacterial peritonitis, sorry. Gastrointestinal bleeding should be considered when a patient with cirrhosis presents with encephalopathic symptoms and worsening kidney functions. Because this patient has no evidence of acute gastrointestinal bleeding, immediate endoscopy is unnecessary. ठीक है? Depending on the patient's clinical course, abdominal imaging with ultrasound or CT might eventually be indicated to rule out other potential causes of acute hepatic or renal compensation and to screen for hepatocellular carcinoma. Measurement of serum alpha protein, fetoprotein may be helpful to support that diagnosis. However, immediate paracentesis is the first priority with this clinical presentation. ठीक है ना? जो चीज़ हमको diagnosis में मदद देगी फौरन वो पहले करनी चाहिए। इवेंचुअली आप सभी कुछ कराएंगे, ज़ाहिर है अल्ट्रासाउंड भी कराएंगे, फिर आप उसको एंडोस्कोपी भी बाद में कराएंगे कि फिर देखें उसको पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ा हुआ है तो उसको क्या उसका वो है ना, सारा स्टेटस देखना आपने। अब नेक्स्ट है MCQ नंबर 34, रेफरेंस वही मैंने लिया है मार्च 30, 2021 न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन से। व्हाट लंग कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट has been proven to reduce lung cancer mortality in high risk individuals। high risk individual मतलब ये कि जब आपको पता है कि वो पता नहीं 30 साल से या 20 साल से कंटिन्यूस स्मोकिंग करे जा रहा है पेशेंट कोई, और एज भी उसकी है इतनी क्या लंग कैंसर, तो आप ऐसे पेशेंट्स में किस तरह से कौन सा ऐसा स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिससे आप रिड्यूस कर सकें मोर्टालिटी। तो ए है वन टाइम थिन स्लाइस CT ऑफ द लंग, बी है एनुअल चेस्ट रेडियोग्राफ्स विद स्पूटम साइटोलॉजी एनालिसिस, सी है बाइएनियल चेस्ट रेडियोग्राफ्स, डी है एनुअल लो डोज CT ऑफ द चेस्ट, और ई है, ई मैं लिखना भूल गई हूँ, वन टाइम कॉम्बिनेशन पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी एंड CT ऑफ द लंग। तो क्या चीज़ होगा इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो है डी, एनुअल लो डोज CT ऑफ द चेस्ट। ठीक है, एनुअल लो डोज CT ऑफ द चेस्ट अगर आप ऐसे पेशेंट का जो हाई रिस्क हो, जिसमें आप सस्पेक्ट करें कि उसको हो जाएगा लंग कैंसर, हैवी स्मोकर भी है और एज भी है उसकी। ठीक है, तो की लर्निंग पॉइंट क्या है, इन पेशेंट्स एट हाई रिस्क फॉर लंग कैंसर मोर्टालिटी कैन बी रिड्यूस्ड बाय एनुअल स्क्रीनिंग विद लो डोज CT। ये अभी नई मतलब गाइडलाइन में आया है, और वैसे भी अमेरिका जो है वेस्टर्न कंट्रीज या और दूसरे स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पे तो लंग कैंसर इतना कॉमन हो गया, इवन औरतों में भी। औरतें चूँकि अब वहाँ पे इक्वली वो भी स्मोकिंग कर रही हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर जो ज़्यादा होता था औरतों में, अब लंग कैंसर है सरपास्ड इन वुमेन इवन। तो वो तो जो भी ना करें, नई नई गाइडलाइंस बनाएं और अपना वो करें, यहाँ पे तो जाहिर बात है कि एप्लीकेबल है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा लिखे वन टाइम थिन स्लाइस CT नहीं कराएंगे, एनुअल चेस्ट रेडियोग्राफ स्पूटम साइटोलॉजी बिल्कुल भी नहीं, बाइनियल चेस्ट रेडियोग्राफ्स वो भी मतलब 6-6 महीने के बाद आप नहीं कराएंगे, एनुअल लो डोज CT ऑफ द चेस्ट, ये है इसका ऑप्शन। ठीक है, वन टाइम कॉम्बिनेशन पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी एंड CT ऑफ द लंग, ये भी नहीं। National lung screening trial showed a 20% reduction in the lung cancer mortality among current or former heavy smokers who were screened with low dose CT for 3 consecutive years.
rather than with a single chest radiograph. Although the rate of heavy smoking continues to decline in the US, 94 million current or former smokers remain at elevated risk for the disease, and lung cancer remains the leading cause of death in this country. ठीक है, तो मतलब छोड़ भी चुके हैं, कम भी कर दिया है, लेकिन ये कि पिछली हिस्ट्री इतनी है उनकी, तो जोड़ना होगा वो तो हो ही चुका। ओके, इसको हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जो एसिड सप्रेशन वाला था मैं देख लूँगी, अगर आपको लास्ट टाइम मैंने नहीं कराया हुआ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने कराया हुआ है, नहीं कराया हुआ है, तो मैं इसको सीरीज़ 8 में कर लूँगी, ठीक है। तो उसको अब यहाँ पे आना। अच्छा, दूसरे क्या था कि हाँ, मुझे किसी ने कहा, कमेंट में मुझे लिखा कि आपके लेक्चर्स और ये जो भी डिस्कशन है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी जो बैकग्राउंड में साउंड और इतने नॉइज़ होते हैं ना, उसका कुछ करें आप। मैं यकीन करें, एडिट कराने के बाद जब मैं इसको सुनती हूँ ना, मुझे अफसोस होता है, शर्मिंदगी होती है और हंसी भी आती है। क्या मतलब इतना शोर छपाना और होता है, मैं खुद हैरान रह जाती हूँ। लेकिन आप मतलब मैं इतना मुश्किल के डिस्कशन कर चुकी होती हूँ कि मुझ में हिम्मत नहीं होती कि मैं, और अगर करूँगी भी तो वही होगा, क्योंकि मेरा पूरा घर बंद है। और पहले कभी मैं पंखा चलाती थी तो पंखे की आवाज़ भी बहुत ही खौफनाक होती थी ना, तो वो मैं फिर बंद कर दिया, तो मुझे इतनी गर्मी लगने लगी, बुरी हालत हो गई मेरी। फिर मैंने एसी अब चलाना शुरू कर दिया, तो एसी की भी ना आवाज़ होती है, मुस्तकिल आती है। तो एनीवे अभी तो इतनी गर्मी है तो एसी तो चलाना है मैंने। अच्छा, फिर मैंने हर तरह टाइम स्लॉट में देख लिया कि चलो, मैंने कहा सुबह सुबह उठ के कर लूँ, जब फॉर्म पड़ी सो रही होती है 8 गेट की, तो उस वक्त इतना शोर नहीं होगा। लेकिन भाई उस वक्त कौवे काएँ कर रहे हैं। और ना जब लॉकडाउन हुआ था ना, तो मेरी फिजियोलॉजी की जो मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो गई थी। तो मुझे स्टूडेंट 2-3 दिन बाद ही पूछने लगे, मैम आपने घर में तोता भी पाला हुआ है? आपने क्या यकीन करें, वो मनहूस तोता मेरा नहीं, वो बराबर वालों का है। इतना कोई वो टैं टैं करता है, इतना सुबह करो तो फिर वो तोता बोल रहा होता है। इतना मुझे गुस्सा आ रहा है उसके बाद क्या करूँ। फिर उसके बाद मैंने बिल्कुल सुबह सुबह मैंने कहा चलो अपने वो जो मेरा थोड़ा सा वो गार्डन टाइप का मैंने बनाया हुआ है, वहाँ पे कर लूँ चिड़ियों की आवाज़ें, लेकिन कौवे काएँ कर रहे थे। फिर उसके बाद बिल्ली भी मेरे पास है, मतलब मेरी नहीं है, वो स्ट्रे कैट है, लेकिन मैं उसे खाना देना शुरू कर दिया, तो वो आती है 2 टाइम का, तो कुछ ना कुछ बिल्लियों की दूसरे बिल्ले आ गए, फिर लड़ने वड़ने लगते हैं। अब बिल्ली अरे बिल्ली मतलब ये कि भाई तमीज़ से म्याऊं कर दो, नहीं कैसे लड़ाई करना। कभी कोई सामान गिर गया, कभी हॉर्न बजाने लगा कोई जुनूनी ड्राइवर, और मतलब क्या करूँ मैं। रात को करके मैंने देखा तो शाम को करके देखा तो शाम में तो बहुत ज़्यादा शोर होता है, बच्चे जो हैं खेल रहे होते हैं गली में ना, इधर क्रिकेट, तो किसी को गुजारा करना पड़ेगा। तो ये मसखरापन होता रहता है ना, मेरे घर में कोई नहीं होता। एक दिन मुझे क्या हुआ, मैं आपको किस्सा सुनाती हूँ। एक दिन क्या हुआ कि मेरा माली नहीं आया, तो मैंने उसे कहा कि भाई तुम क्यों नहीं आए? तो कहना बाजी मेरी आँख नहीं खुली। अब बाजी परेशान, क्या बोले, इतना जेन्युइन रीज़न बता रहे कि आँख नहीं खुली। अब सोचे अगर हम राउंड पे देर से जाएँ, जब अब मैं रेजिडेंसी कर रही थी, वो प्रोफेसर कहे क्यों आप देर से आएँ या क्यों कल नहीं आई, तो मैं उनसे कहूँ भाई मेरी आँख नहीं खुली। चित्रवाल ही कर दे वो तो मेरी प्रोफेसर। तो मैंने उसे कहा कि भाई तुम छुट्टी कर लेते हो, फिर मेरे पास टाइम नहीं हो तो पानी डालने का। खैर वो कहने का बाजी मैं ऐसा करूँगा संडे को आ जाऊँगा इसके बाद। मैंने कहा चलो ठीक है। उस वक्त मैं बिल्कुल भूल गई कि मैं संडे को तो लेक्चर रिकॉर्ड करती हूँ। एनीवे जब वो आया मैंने उसी को शुरू किया था, उसने बैल बजाई, मैंने चलो मैंने कैमरा ऑफ किया और उसको मैंने पहुँचाया अंदर से ना, जो मेरी गैलरी है उसमें पौधे हैं, तो वो अंदर ही आता है फिर। अब मैंने उसे कहा देखो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो तुम ज़रा आहिस्ता आहिस्ता काम करना। थोड़ी देर बाद भाई गप्पों की आवाज़ें आ रही हैं मुझे। फिर मैंने बंद किया कैमरा, फिर मैं गई तो मोबाइल पे लगा हुआ था। गपशप हो रही है। इतनी मुसीबत हो जाती है मुझे, और मेरे घर में कोई नहीं होता हालांकि, लेकिन आवाज़ें बस कराची में रहे आप और साउंड प्रूफ तो है नहीं, तो अपनी से मैं कोशिश करती हूँ कि भाई ये सब चीज़ें ना हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। हालांकि मैं दूसरों की वीडियोस देख रही होती हूँ
मुँह कोई आवाज़ नहीं आ रही होती है तो उनके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता हुआ है तो देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो ये मैंने आपको कहानी सुना दी और बस अब मुझे किसी ने ये भी कहा था कि जूम पे आप कर लें कोई लेक्चर ना, सवाल जवाब हो जाए, तो मैं सोच रही थी कि मैं करूँ, लेकिन अभी मैं फिलहाल इतना बिजी हूँ ना, मैं बाद में बताऊँगी क्यों इतना मैं बिजी हूँ। अभी भी आप यकीन करें कि मैं हॉस्पिटल से, यानी संडे है मॉर्निंग, हॉस्पिटल से मैं राउंड करके आई हूँ। जाहिर बात है मुझे सुबह जाना पड़ता है, आईसीयू में पेशेंट है, प्लेटलेट 16,000 हुए हैं, तो दिमाग में भी स्ट्रेस होता है हर चीज़ का ना। तो और कुछ ऐसे पॉइजनिंग के भी केसेस आ गए थे, वो भी काफ़ी स्ट्रेसफुल गए मेरे लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हो गए। तो मैं नेक्स्ट टाइम में ये आपसे डिस्कस कर लूँगी जो मैंने अपने डील किया पॉइजनिंग का केस, ठीक है, वो कर लेंगे। और इसके अलावा भी मतलब कॉलेज में भी इतना बिजी होता है, फिर मैं ये सब बनाती हूँ, मतलब देयर इज़ टू मच दैट आई थिंक, बट स्टिल आई एंजॉय रियली। थैंक यू सो मच। और मुझे ज़रूर आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और जो भी आपका मतलब मैं कर सकती हूँ आपके लिए, अगर जूम पे भी, अभी फ़िलहाल नहीं, लेकिन लेटर इन फ्यूचर में ज़रूर इंशाल्लाह उसको करूँगी, ठीक है। तो मुझे आप ईमेल भी लिख दीजिए अगर किसी को कोई सजेशन देनी है और वो बड़ी है और कुछ डिस्कस करना है, तो वी कैन ऑलवेज डू दैट। यू आर मोस्ट वेलकम टू डिस्कस एनीथिंग अबाउट योर स्टडीज़, ठीक है। थैंक यू सो मच। खुदा हाफ़िज़।